हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम डेली 10 AM पे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं। सो आज जो है लेक्चर नंबर 28 है। याद रखिएगा, धीरे धीरे करके हम लेक्चर्स को बढ़ते जा रहे हैं आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते जा रहे हैं। हर दिन मैं 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स भी आप जरूर देखते रहिए। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जहाँ पर आपको प्रीवियस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। याद रखिए, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया भी था, लास्ट ईयर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ है, अभी जो हुआ 2021 में, उसमें किस तरह इस टॉपिक से ही मैंने 10 लेक्चर ही कराए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल गए थे। तो इसलिए इस सीरीज को बड़ा सीरियस होकर देखिएगा। एग्जाम में कब आ जाएगा फिर आपको वो गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, तो आपको बाद में बुरा लगेगा। रिमेंबर, सो डू वॉच द सीरीज प्रॉपर्ली। ओके, तो देखिए आज जो टॉपिक है वो हमारा पॉलिटी है विद करंट अफेयर्स। तो याद रखिए, अगर आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लासेस लेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रिमेंबर, ओके, तो उसके लिए आप हमारी देवाशीष क्लासेस जो एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कर लें। रिमेंबर, और उसके बाद आप हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। रिमेंबर, याद है कि उसके जो चार्जेस हैं उसको पे करके आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा मे बी, क्योंकि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो स्टेट बिल का रिजर्व क्या मैं बता दूं, गवर्नर क्या करता है, स्टेट बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो स्टेटमेंट है कि रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर जो है वो उसका पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो, याद रखिएगा, कौन से बिल को रिजर्व करना चाहता है प्रेसिडेंट के लिए वो कर सकता है। रिमेंबर, तो मतलब वो पूछ के नहीं करेगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के वो रिजर्व करेगा। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर्ड नहीं है, याद रखिए, नॉट एम्पावर्ड टू कीप अ बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पेंडिंग फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज माइंड। मतलब वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, उस बिल को रिजर्व नहीं कर सकता। ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिमेंबर, तो मैं आपको बता दूं, स्टेट बिल को प्रेसिडेंट ऑफकोर्स ऐसा कोई नहीं है कि इतने टाइम तक ही रिजर्व कर सकता है, मतलब उसमें उसको ओपिनियन देना पड़ेगा, वो इनडेफिनिट तक पेंडिंग रख सकता है। रिमेंबर, तो सेकेंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। याद रखिएगा, गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है फॉर रिजर्विंग अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब तो स्टेट पीसीएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आपके लिए टॉपिक ये क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा बट कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो बोला गया है वो कैसे, मतलब ये कैसे फिक्स करता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, ठीक है, तो यहां पर पूछा है कब ऐसा कर सकता है, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे। प्रेसिडेंट किससे पूछ के मतलब ये डिसाइड करता है, लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से, या कोई लॉ मेड इन द रिस्पेक्ट बाय द पार्लियामेंट, या तो लॉ बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, तो इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ, आगे लाइन है, द लॉ मेड इन दैट रिस्पेक्ट बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग ही वो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर सकता है। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें आप छोटी छोटी चीजें जो भूल जाते हैं उनको रिवाइंड करते रहें आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अगेन 2 स्टेटमेंट है, बड़े ईजी स्टेटमेंट है, बट देखिए बड़े बड़े स्टेटमेंट है तो शायद कंफ्यूज कर सकते हैं आपको स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद की बात कर रहा है, और सच अ काउंसिल फॉर और द क्रिएशन ऑफ द काउंसिल। मतलब याद रखिए, पार्लियामेंट बाय लॉ चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकता है, एबॉलिश भी कर सकता है। ओके, मैं बता दूं ये चीज वो अंडर आर्टिकल 169 कर सकता है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट है जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लिखा हुआ है वो एक्सीड नहीं करेंगे 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं हाफ, मतलब जितने भी स्टेट असेंबली के मेंबर्स होंगे उससे हाफ हो सकते हैं, उसको एक्सीड नहीं कर सकते, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है।
अब आप सोचोगे सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमने पढ़ा होगा, तो प्लीज इसलिए कह रहा हूँ एक बार बेसिक से प्रिपरेशन करोगे तो ये आसान होगा आपके लिए, उन्हें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 1/2 नहीं 1/3 लिखा हुआ है, क्योंकि 1/3 एक्सीड नहीं कर सकते, रिमेंबर हाफ नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 169 के अंदर ऐसा कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ओनली 1, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स में 2 हाउसेस है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उन 6 स्टेट्स के नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं आपको बता रहा हूं 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 2 हाउसेस हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे उन 6 स्टेट्स के नाम मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई, मतलब किस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये मैंने पूछा है। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, कोई व्यक्ति जो पार्टी से बाहर जाता है जब पार्टी मर्ज करती है अदर पार्टी में, ओके, या वॉलंटरली मेंबरशिप देता है, रिमेंबर, या तो वो वोटिंग करने से मना कर देता है, याद रखिएगा, जब पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि वोट करना है वो वोट करने से मना कर देता है, या तो वो नॉमिनेटेड मेंबर जो वो ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, ओके, तो किस केस में वो याद रखिएगा अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं, बिना एंटी डिफेक्शन लॉ के तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, जिससे पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा, और जिससे नहीं पढ़ा होगा तो समझ भी नहीं पा रहा होगा क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूँ लेक्चर्स को देखिए, एक बार पूरा डिटेल लेक्चर्स देखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पॉलिटी लेक्चर्स देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार देख लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रिमेंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब याद रखिए पार्टी मर्ज होती है उस टाइम पे पार्टी से बाहर जाता है तो ऑफकोर्स एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, रिमेंबर। अब आप मुझे बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, रिमेंबर, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, और ईयर भी मेंशन करिए किस ईयर में वो ऐड हुआ था। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं जिस तरह यहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप हमारी यूपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको याद रखिएगा पूरा स्केड्यूल जो है वो हमने एप्लीकेशन में मेंशन कर रखा है, एक बार आप स्केड्यूल देख लो लेक्चर्स के, याद रखिए मतलब टेस्ट सीरीज के कब कौन सा पेपर है, तो वहाँ पर आपको हम हमारे टेस्ट पेपर्स को दे सकते हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो एक बार जरूर जाके यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को जरूर चेक करें, एप्लीकेशन में लिंक दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ईवीएम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ा न्यूज में रहती है, मैंने पूछा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1999, याद रखिएगा, ठीक है, एंटायर स्टेट में, ठीक है, पूरे स्टेट के जनरल इलेक्शन में यूज हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ था, वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, वहां फर्स्ट टाइम याद रखिएगा पूरे स्टेट में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, तो कौन सा स्टेट था जहां पर यह हुई थी? ऑप्शन है गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल। यानी कि एंटायर स्टेट में उस लेजिस्लेटिव असेंबली में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, स्टैटिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग का सबका मन होगा सर गोवा जाना है कभी ना कभी, तो करेक्ट आंसर इसका गोवा है, इसी नाम से याद कर लो, इसमें आपको कभी क्वेश्चन गलत ना हो, रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो गोवा में 1999 में पहली बार ईवीएम की तरीके से पूरे स्टेट में याद रखिएगा इलेक्शन हुआ था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, वोहरा कमेटी बड़ी फेमस कमेटी है, सीधा क्वेश्चन मैंने पूछा है, पहले तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि वोहरा कमेटी जो है, ठीक है, किस ईयर में अपॉइंट हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी है। मैंने पूछा इसका रिलेशन किससे है, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं वोहरा कमेटी बड़ा फेमस कमेटी है। ऑप्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, क्राइम एंड पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, या जुडिशियल इंटरफेरेंस से रिलेटेड इन इलेक्टोरल मैटर्स से। ओके, तो आपको बताना किससे रिलेटेड थी वोहरा कमेटी, ये इतना आसान आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी है। यार क्राइम और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस होता है वो इस वोहरा कमेटी ने बताया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इस कमेटी को अभी पढ़िएगा, करप्शन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के थ्रू, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। वर्ल्ड बैंक 2 स्टेटमेंट है कि रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ट्वाइस एवरी ईयर, हर 2 साल में रिलीज, ट्वाइस एवरी ईयर, याद रखिए हर साल में 2 बार रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो रिपोर्ट करता है बेंचमार्क फॉर ऑल इकोनॉमीज टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेंबर,
तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो पहली बात तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF प्रोड्यूस करता है, रिमेंबर, नॉट वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ओनली बी है। डिस्क्रिप्शन डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आपको ये PDF आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं करंट अफेयर्स में, अभी न्यूज में भी था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ओके, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है, याद रखिएगा ये इनिशिएटिव है जो अभी लिया है, किस कंट्रीज ने लिया है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ये जिन कंट्रीज ने भी लिया है वो चाइना को काउंटर करना चाहती हैं, ठीक है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना चाहती हैं। वहां पर वो जो डेवलपिंग और जो लीस्ट मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है अकॉर्डिंग टू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो किसका इनिशिएटिव है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। G20, G7, OECD या एशियान? ओके, मैंने हिंट दे दिया है, चाइना को काउंटर करना है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज G7 कंट्रीज। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो G7 कंट्रीज का ये इनिशिएटिव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार बटरफ्लाई से रिलेटेड पूछा था 2016 में, तो मैंने एक और क्वेश्चन अभी न्यूज में चल रहा है वो पूछ लिया है। अभी किस स्टेट ने अप्रूव किया है केसरे हिंद को एज अ स्टेट बटरफ्लाई? ओके, तो ये ऐसे बटरफ्लाई क्वेश्चन एक्चुअली पूछ चुका है एक बार, इसलिए मैंने फिर से पूछ लिया, ये ऐसा अभी रिसेंटली हुआ है। तो ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। स्टैटिक क्वेश्चन है, नहीं पता है तो इसको अपडेट करें करंट अफेयर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट कैबिनेट है, वहाँ के जो CM है दैट इज पेमा खांडू, उन्होंने ही अप्रूव किया है, याद रखिएगा, केसरे हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन जाते आते 10th क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना है ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 239 कैपिटल A। रिमेंबर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है इस टॉपिक को, रिमेंबर आर्टिकल 239A कैपिटल पढ़ाया हुआ है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। आर्टिकल नंबर 239A, जिसने थोड़ा सा पॉलिटी बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया, शायद उसको डिफिकल्टी आ सकती है, बट अगर आपने की हुई है तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, नहीं किया तो मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये। इसका करेक्ट आंसर जो है, याद रखिएगा, ये पावर देता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज। ओके, मतलब यूनियन टेरिटरीज में भी लेजिस्लेचर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एट प्रेजेंट आपको देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके रिमेंबर, और 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर खुद का विधानसभा है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है जिनकी खुद के पास खुद की विधानसभा है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उन स्टेट्स के आप CM के नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अगर वहां पर CM है तो। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, अब डाउट ये आता है कि हमने, ठीक है सर, ऑफलाइन ये ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हम आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। इंदौर अगर आप आ रहे हैं तो विष्णुगुप्त एकेडमी है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, वहाँ पर आपको UPSC और स्टेट PSC MPPSC के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप टीचर से 1-to-1 पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंदौर में हैं, आपके फ्रेंड्स इंदौर में, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों की ही मीडियम के अलग अलग सेपरेटली क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, चलिए, लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर हम घर से ही पढ़ना चाहते हैं, मैंने बार बार बताया आपको, एक बार एप्लीकेशन विजिट करो, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम भी क्रैक कराते हैं ऑनलाइन के थ्रू, याद रखिएगा। उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी आप पर्सनल पूछना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। रिमेंबर, ओके, अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आई, क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो। फर्स्ट टाइम चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताएं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको भी कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।